हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद मी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल ज्योग्राफी के लेक्चर्स, वो भी शॉर्ट नोट्स में। एंड बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझेंगे आप। इन नोट्स को आप फॉर रिवीजन के लिए देख सकते हैं या कॉन्सेप्ट समझने के लिए भी देख सकते हैं। अगर किसी को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो वो इस वीडियो को देख सकता है। वैसे इसमें शॉर्ट नोट्स भी हैं, आप वो भी बना सकते हैं, तो बेनिफिशियल है ये सभी के लिए। सो लेट्स स्टार्ट फिजिकल ज्योग्राफी। सो या लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। आप सभी लोगों को पता होगा कि मैं खुद भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। मैंने पिछले साल शॉर्ट नोट्स बनाए थे फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, एंड ये प्रीलिम्स के टाइम पे मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल हुए थे, बिकॉज ये बिल्कुल 20-30 पेज होंगे, 10-15-20 पेज होंगे, एंड बहुत अच्छे से मेरा रिविजन हो गया था इससे, तो आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थ की। तो अर्थ का जो शेप होता है वो क्या होता है? भूआब शेप होता है, यानी कि पृथ्वी के जैसी ही है। हम बोलते थे कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी फुटबॉल जैसी है, छोटी क्लास में बच्चों को यही पढ़ाया जाता है, बट गाइज ये सही नहीं है। पृथ्वी है वो पृथ्वी के जैसी ही है, क्योंकि कहीं से पृथ्वी चपटी है, कहीं से पृथ्वी बाहर निकली हुई है, तो पृथ्वी को हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि उसका शेप कैसा है। हम यही बोलते हैं कि पृथ्वी है वो पृथ्वी जैसी ही है, यानी कि जो भू आब का जो हमारा आकार है वो भू आब जैसा ही है। और आप सभी को पता होगा कि जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। जिन बच्चों को थोड़ा डाउट है उनको मैं बता दूं कि ये जो भूमध्य रेखा की जो ये त्रिज्या है वो है भूमध्य त्रिज्या, और ये ध्रुवों से जो भूमध्य रेखा की जो दूरी है वो है ध्रुवीय त्रिज्या। ठीक है। अब एक बात है कि जो प्रक्षेपण यान है वो हम पृथ्वी की या तो भूमध्य रेखा के सेंटर में लगाएंगे, या हम भूमध्य रेखा पर ही पूर्व की तरफ स्थापित करेंगे। लगभग जो हमारे जो प्रक्षेपण यान है, यानी जो लॉन्चिंग व्हीकल है या जो सेंटर है जहाँ से हम व्हीकल को लॉन्च करते हैं, अंतरिक्ष व्हीकलों को, अंतरिक्ष यानों को हम जिन लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च करते हैं, उनके जो केंद्र हैं, उनके जो अनुसंधान है वो लगभग हमारे पृथ्वी के हमारे भारत के पूर्व की तरफ है। समुद्रों के जैसे आंध्र प्रदेश हुआ, तमिलनाडु, लगभग आंध्र प्रदेश में लगभग सेंटर स्थापित हैं। तो वो वहाँ पर ही क्यों है, वो गुजरात में क्यों नहीं है? क्योंकि समुद्र तो गुजरात की तरफ भी है। समझने की बात है ना, सोचने वाली बात है। तो वो वहाँ पर ही क्यों है? तो इसका भी एक फिक्स पॉइंट है, एक लॉजिकल पॉइंट है, मैं आपको समझाती हूँ। ये देखिए कि ये हमारी है पृथ्वी, ठीक है, और ये है इसकी भूमध्य रेखा। लगभग हमारा भारत इधर ऐसे इस तरह है, तो भारत में क्या होगा, या तो जो भूमध्य रेखा है वहाँ के सेंटर के बीच में होगा जो अनुसंधान है, और या क्या होगा पूर्व की तरफ, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, यहाँ पर हमारे जो लॉन्चिंग व्हीकल के सेंटर हैं वो यहाँ पर है। तो क्या है, पृथ्वी क्या है, ऐसे घूमती है, ऐसे पश्चिम से पूर्व की तरफ ऐसे घूमती है पृथ्वी। ठीक है। तो अगर हम यहाँ से व्हीकल लॉन्च करते हैं, यहाँ से हम कोई रॉकेट छोड़ते हैं, कोई मिसाइल छोड़ते हैं, तो वो क्या होगी, जो पृथ्वी इस तरह घूम रही है तो पृथ्वी के साथ साथ ही ये भी क्या है, ऐसे घूमेगी, ऐसे। ठीक है। अगर बाय चांस ये प्रक्षेपण यान हमारा बीच में कहीं खराब हो जाता है, या कुछ हमारा कनेक्शन टूट जाता है, कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो वो अगर गिरेगा तो वो क्या करेगा, समुद्र में गिरेगा। क्योंकि भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो है यहाँ पर आंध्र प्रदेश, ये व्हीकल्स है, तो इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और इधर क्या है, अरब सागर, इधर क्या है, हिंद महासागर। अगर ये जो व्हीकल या मिसाइल है ये अगर गिरेगा तो ये क्या, समुद्र में गिरेगा, जिससे क्या होगी, जान माल की हानि नहीं होगी, और कोई भी हमारी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसमें कोई नुकसान नहीं होगा, किसी इंसान की, प्राणी की, किसी की भी जान नहीं जाएगी। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमारे जितने भी अनुसंधान है, ये लॉन्चिंग व्हीकल के सेंटर हैं, वो क्या है, भूमध्य रेखा पर या पूर्व में स्थापित किए जाते हैं। तो अब आगे से इसमें कोई डाउट नहीं होगा, आप लोगों को होप करती हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे जो पृथ्वी है जो सूर्य के चारों तरफ गति करती है या सूर्य के चारों तरफ घूर्णन करती है, तो वो कौन सी कक्षा में घूर्णन करती है? अब कोई लोग बोलते हैं कि जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर एक गोलाकार कक्षा में गति करती है, मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए, बट दिस इज रॉन्ग। क्योंकि जो मैं बताती हूँ, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी क्या है, एक दीर्घवर्ताकार, गोल नहीं है पृथ्वी, दीर्घवर्ताकार। जो पृथ्वी है वो कहीं से चपटी है, ध्रुवों से चपटी है और बीच में से चौड़ी है, तो वो इस शेप की होगी। ठीक है। ये हो गया सूरज, या एक काम करते हैं, रुको, ये हो गया सन, ये हो गई अर्थ, ये चक्कर लगाती है, तो ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा में इस तरह चक्कर लगाती है। ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं कि इसकी कहीं पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी कम है, और सूरज की यहाँ से यहाँ, अगर पृथ्वी मान लो यहाँ आ गई तो यहाँ से दूरी बहुत ज़्यादा होगी। तो कहीं पर सूरज और पृथ्वी के बीच में दूरी कम होगी, कहीं पर सूरज और पृथ्वी के बीच में दूरी ज़्यादा होगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जहाँ पर दूरी कम होगी उसको तो वो हम बोलते हैं उपसौर। ठीक है। और जहाँ पर दूरी ज़्यादा होगी उसको क्या हम बोलते हैं, अपसौर।
ठीक है, आप ये याद रखिए, ये आ सकता है क्वेश्चन की अपसोर या अपसोर में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जहां पर दूरी कम होगी वो तो उपसोर होगा, जहां दूरी ज्यादा होगी वो अपसोर होगा। ये देखिए 3 जनवरी को यानी लगभग सर्दियों के दिन, आप लोगों को यकीन नहीं होगा बट 3 जनवरी को जो सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी है वो सबसे कम होती है, 14.7 करोड़ किलोमीटर दूरी होती है। अब ज़रूरी नहीं है कि भारत में सर्दियाँ होती है उस वक्त तो सभी जगह सर्दियाँ होंगी, दैट्स रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी और सूरज के बीच में सबसे ज़्यादा दूरी होती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को 15.21 करोड़ किलोमीटर दूरी होती है इन दोनों के बीच में। ये है अपसौर और उपसौर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद बात करें तो पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है। ठीक है, पृथ्वी 2 प्रकार से गति करती है, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, पृथ्वी 2 प्रकार से गति करती है। एक तो पृथ्वी क्या करेगी, ये पृथ्वी है, ये उसका अक्ष है, और पृथ्वी क्या करेगी, अपने अक्ष पर ही घूर्णन करेगी। ठीक है, जैसे ये पृथ्वी है और ये उसका अक्ष है, तो क्या करेगी पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसे गोल 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 ऐसे घूमेगी। ये क्या है, ये है उसकी घूर्णन गति। ठीक है, वो क्या कर रही है, अपने अक्ष पर ऐसे गोल गोल घूम रही है, तो ये क्या है उसकी घूर्णन गति है। जैसे ये यहाँ से ऐसे ऐसे घूमेगी, ऐसे ऐसे घूमेगी अपने अक्ष पर। ठीक है, और एक क्या होती है परिक्रमण गति, यानी ये सूरज है और ये पृथ्वी है और ये सूरज के चारों तरफ ऐसे चक्कर काट रही है, तो ये क्या है, ये हो गई घूर्णन गति या परिभ्रमण गति। ठीक है, इसको हम परिभ्रमण गति भी बोल सकते हैं और परिक्रमण गति घूर्णन गति भी बोल सकते हैं, को बोलते हैं परिक्रमण गति। ठीक है, अब हम जानेंगे कि ये जो 2 गतियां होती है इसके कारण क्या क्या प्रभाव पृथ्वी पर दिखाई देते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं परिभ्रमण गति यानी कि घूर्णन गति। जो अक्ष पर पृथ्वी अपने घूमती है, आप सभी लोगों को पता होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री है वो झुकी हुई है। ठीक है, तो अपने अक्ष पर घूमती हुई जो गति है वो है परिभ्रमण गति या घूर्णन गति। अब हम देखेंगे कि इसके कारण क्या क्या प्रभाव दिखाई देते हैं। आप जब लोग भी कहीं जाते हो बस वगैरह में या बाइक पर, कहीं ज़्यादातर बस में या गाड़ी में ये चीज़ें ज़्यादा बेटर दिखाई देती है। जैसे कि ये बस चल रही है, ठीक है, ये सड़क पर है, हम जाते हैं तो बीच में जो पेड़ खम्भे वगैरह आते हैं, तो अब हम क्या करते हैं, हमारी गाड़ी क्या होती है, ऐसे चलती है आगे की तरफ, लेकिन हमें क्या लगता है कि ये खम्भे ये पेड़ ये क्या है पीछे की तरफ चल रही हैं। तो अब ये हमें पता है कि हमारी गाड़ी आगे चल रही है, पेड़ वगैरह तो वही है, लेकिन हमें लगता क्या है कि ये हम तो यही हैं, हम तो स्थिर, हम नहीं चल रहे, लेकिन जो पेड़ पौधे जो खम्भे वगैरह जो आ रहे हैं वो चल रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह क्या होता है पृथ्वी के साथ होता है। हमें लगता है कि जो सूर्य है वो क्या करता है, पूर्व से उगता है यानी ईस्ट से उगता है और वेस्ट में जाके खत्म हो जाता है, यानी ऐसे ईस्ट में उगता है और ये ऊपर एकदम आता आता ऐसे आता आता ये सूर्यास्त हो जाता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है, होता ऐसा नहीं है। आप लोगों ने सुना ही होगा कि जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं, ये बात इस पर लागू होती है। हमें क्या लगता है कि सूर्य क्या है, पूर्व में उगता है और पश्चिम में आकर छिपता है, लेकिन होता क्या है कि पृथ्वी जो हमारी है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करती है। जैसे इसमें देखिए बस क्या है आगे की तरफ चल रही है, लेकिन हमें क्या लगता है पेड़ पीछे की तरफ चल रहे हैं। इसी तरह जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती है, लेकिन हमें क्या लगता है कि जो सूर्य है वो पूर्व से उगता है और पश्चिम में छिपता है। ठीक है, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये क्या है, इफेक्ट नंबर 1, यानी कि परिभ्रमण गति के कारण एक जो इफेक्ट है वो ये है कि हमें सूरज है वो पूर्व से उगता हुआ और पश्चिम में छिपता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद है दूसरा जो प्रभाव है वो है दिन और रात बनने का। ये देखिए जैसे कि इसमें दिख रहा होगा कि ये जो सूरज है वो पूर्व में उगता है यानी कि दिन हुआ, ठीक है, डे। फिर उसके बाद पश्चिम में आकर क्या लगता है कि छिपता है यानी रात हो गई। तो ये जो गति है इसी के कारण हमें क्या लगता है सूरज उगता है छिपता है उगता है छिपता है, लेकिन हो क्या रही है, पृथ्वी की परिभ्रमण गति यानी घूर्णन गति, पृथ्वी अपने घूर्णन अक्ष पर घूर्णन कर रही है, तो इसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। जो सेकंड इफेक्ट है वो हमारा क्या है, डे एंड नाइट, दिन और रात का बनना। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो प्रभाव है वो है कॉरियोलिस बल, उसका निर्माण होना। ठीक है, आपने कॉरियोलिस बल का नाम ज़रूर सुना होगा। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप अच्छे से इसे जानते होंगे कि कॉरियोलिस बल क्या है। ये तीसरा जो हमारा इफेक्ट है वो कॉरियोलिस बल का निर्माण होता है। अब मैं आपको अच्छे से कॉरियोलिस बल के बारे में समझाती हूँ। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये है भूमध्य रेखा। अगर भूमध्य रेखा से कोई स्वतंत्र गति करने वाली वस्तु अगर उत्तरी गोलार्ध में जाती है तो वो सीधा न जाकर क्या होगी, राइट साइड में, यानी कि दाईं तरफ राइट साइड में वो घूम जाती है, राइट साइड में मुड़ जाती है, यानी कि दाईं तरफ मुड़ जाती है।
अगर हम उस वस्तु को ले जाएं दक्षिणी गोलार्ध में, तो वो दक्षिणी गोलार्ध में भी सीधा नहीं जाएगी, सीधा ना जाकर वो क्या करेगी, अपने बाईं तरफ मुड़ जाएगी, यानी लेफ्ट साइड में चली जाएगी। तो ये जो प्रभाव होता है इसे बोलते हैं फेरल प्रभाव, और ये किसकी वजह से होता है, ये कॉरियोलिस बल के कारण होता है। इसी प्रभाव से जो पश्चवा पवनें और पूर्वा पवनें होती हैं उनका निर्माण होता है। हमने पढ़ा कि घूर्णन गति के कारण कॉरियोलिस बल का निर्माण होता है। कॉरियोलिस बल के कारण क्या चीजें होती है पृथ्वी पर, वो भी हमने पढ़ा। हम पढ़ने वाले हैं कि इस कॉरियोलिस बल के कारण ही क्या होता है, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे साइक्लोन और एंटी साइक्लोन कैसे बनते हैं और वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी वे में पढ़ेंगे। आपको मैं ये गारंटी दे रही हूँ कि अगर आपको इस वीडियो से पहले साइक्लोन और एंटी साइक्लोन समझ में नहीं आए हैं तो इसे देखने के बाद आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे, और इसके बाद में आपको कोई और वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि जो हवाएं हैं वो कहाँ से कहाँ चलती है। ठीक है, जैसे ये है एक स्थान और ये है दूसरा स्थान। मान लीजिए ये है पानी वाली जगह और ये है सतह यानी स्थल। तो अब क्या होगा कि टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा होगा या यहाँ पर ज़्यादा होगा, आप लोग ही बताइए। कॉमन सेंस की बात है कि टेम्परेचर तो यहाँ पर ही ज़्यादा होगा, यहाँ पर तो पानी है ठंड है, तो यहाँ पर तो टेम्परेचर कम होगा, तो यहाँ पर तो लो होगा, और यहाँ पर क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा। अगर टेम्परेचर हाई है, अगर मान लीजिए कोई ठंडी चीज़ है, हम उसको गर्म करते हैं तो वो क्या होती है, भाप बनकर उड़ती है। यानी अगर हवा भी अगर गर्म हुई तो वो क्या होगी, ऊपर उठेगी, और ऊपर उठकर ऐसी जगह खोजेगी जहां पर ठंड हो, यानी वो उस तरफ आकर्षित होगी जहां पर ठंड है। तो अब देखो ये है जगह, स्थान, स्थल। ठीक है, यहाँ पर है गर्म, तो ये हवाएं क्या होगी, ऊपर उठेंगी, और ऐसी जगह देखेंगी जहां पर कम तापमान है, जहां पर हवाएं ठंडी है, तो ये पानी पर होगा, तो ये क्या होगी, इस तरफ मुड़ जाएंगी और यहाँ आकर ये नीचे आ जाएंगी। यानी कि जो ये हवाएं हैं वो यहाँ से उठकर यहाँ आएंगी। इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे ये निष्कर्ष निकला कि जो हवाएं हैं वो क्या होती है, हाई प्रेशर से किस तरफ आती है, लो प्रेशर पर आती है। ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। दोबारा समझिए, जहां पर गर्म होंगी हवाएं वहां से ऊपर उठेंगी, और जहां पर ठंडी हवाएं होंगी वहां आकर ये और वहां पर मिल जाएंगी और वहां पर नीचे बैठ जाएंगी। यानी कि जो हवाएं हैं वो हाई प्रेशर से उठकर लो प्रेशर की तरफ चलेंगी। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम साइक्लोन और एंटी साइक्लोन। अब मैं एक बात आपको बताती हूँ, जैसे ये है साइक्लोन और ये है एंटी साइक्लोन, ये है एंटी साइक्लोन। ठीक है, और ये साइक्लोन। जो साइक्लोन होता है उसके सेंटर में होता है लो प्रेशर, यानी कि वहां पर ठंडी स्थान होता है, ठंडा स्थान। और जो एंटी साइक्लोन होता है उसके सेंटर में होता है हाई प्रेशर, यानी कि वहां पर होता है गर्म स्थान। आज मैं बताती हूँ आपको साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। कुछ बच्चों को ये काफ़ी कंफ्यूज कर देता है कि कौन सा साइक्लोन है, कौन सा एंटी साइक्लोन है। तो आज हम देखेंगे इसके बारे में। जो साइक्लोन होता है वो क्या होता है, परिधि से क्या होता है, अंदर की तरफ आता है। यानी कि परिधि से जो हवाएं हैं वो अंदर की तरफ आती हैं, और इसका जो सेंटर है, मजबूत जो पॉइंट है, वो पीक पॉइंट है, वो सेंटर बीच में होता है। ठीक है, और जो एंटी साइक्लोन है वो क्या होता है, बीच से परिधि की तरफ जाता है, और इसका जो जो केंद्र बीच का जो हिस्सा है वो कमजोर होता है, और जो बाहर परिधि का जो एरिया है वहां पर इसकी पावर ज़्यादा होती है। तो ये है एंटी साइक्लोन एंड साइक्लोन के बीच का डिफरेंस। अब हम पढ़ेंगे साइक्लोन की। जो साइक्लोन है वो दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में कैसे बनते हैं और कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं साइक्लोन के बारे में। साइक्लोन को हम दो भाग में बांट लेते हैं। एक होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और दूसरा है साउथ हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। आप ये इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में ये नाम नोट कर सकते हैं, बिकॉज यूपीएससी इज अ डायनेमिक एग्जाम, सो आपको इंग्लिश एंड हिंदी थोड़ी बहुत नॉलेज दोनों की होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जो हमने पढ़ा था कि साइक्लोन के सेंटर में क्या होता है, लो प्रेशर होता है। तो ये है लो प्रेशर। ठीक है, और इसके चारों तरफ हम क्या मान लेते हैं, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर एंड हाई प्रेशर। ठीक है, ये चारों तरफ हाई प्रेशर है। अब जो हवा है वो ऐसी चलनी चाहिए। ठीक है, बट हमने क्या पढ़ा था, कॉरियोलिस बल, जिसके कारण क्या है, हवाएं सीधी गति से गति नहीं करती, सीधी रेखा में गति नहीं करती, बल्कि वो दाएं या बाएं मुड़ जाती है अपनी प्रकृति के अनुसार। तो अब क्या होगा,
कि ये है उत्तरी गोलार्ध। हमने पढ़ा था कि भूमध्य रेखा से अगर उत्तरी गोलार्ध में कोई स्वतंत्र वस्तु गति करती हुई जा रही है तो वो सीधी ना जाकर क्या होगी, अपने दाएं मुड़ जाएगी, यानी अपनी राइट साइड में मुड़ जाएगी। तो अब आप लोग बताइए इसका दायां ये है या ये? आप लोगों को इतना तो पता ही होगा, ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं या किसी भी एग्जाम के एस्पिरेंट हो, या एस्पिरेंट हो ही ना आप स्टूडेंट हो नॉर्मल स्कूल के, तो भी आप लोगों को पता होगा कि राइट साइड कौन सी है, लेफ्ट साइड कौन सी है। तो ये राइट साइड है। तो जो सीधी रेखा में ना जाकर ये हवाएं क्या है, इस तरह राइट साइड में मुड़ेंगी। अब इसका राइट साइड ये है, ये इस तरह मुड़ेगी, इसका राइट साइड ये है, ये इस तरह, और इसका राइट साइड ये है, ये इस तरह, ये मुड़ गई। तो अब क्या है कि ये इस तरह चक्कर लगाने लगी, ठीक है, लगाने लगी इस तरह चक्कर। अब आप मुझे बताएं कि ये इस तरह अगर चक्कर लगा रही है तो क्लॉकवाइज साइक्लोन बनता है या एंटी क्लॉकवाइज? आप मुझे बताइए, घड़ी ऐसे चलती है या घड़ी ऐसे चलती है? तो घड़ी इस तरह चलती है, तो इसका मतलब ये हो गया क्लॉकवाइज। अगर घड़ी इस तरह चलती है, ये क्लॉकवाइज है, तो ये घड़ी की उल्टी दिशा में ऐसे चल रहा है, तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप मुझे बताइए कि घड़ी की दिशा में चल रहा है या घड़ी की विपरीत दिशा में? ये इस तरह चलेगा, तो ये क्या है, घड़ी की विपरीत दिशा है। तो यहाँ तो ये क्या बनेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये बनेगा एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें जो साइक्लोन है वो एंटी क्लॉकवाइज बनता है या क्लॉकवाइज बनता है, ठीक है। तो सेंटर में होगा लो प्रेशर एंड आसपास क्या होगा, हाई प्रेशर, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं साइक्लोन के बारे में। अगर हम पढ़ रहे हैं एंटी साइक्लोन तो उसमें क्या होगा, सेंटर में हाई प्रेशर होगा और आसपास लो। अब ये आप लोगों को पता है सीधा ना जाकर कैसे मुड़ेगा, ये राइट साइड में मुड़ेगा। किस किस को लग रहा है कि ये राइट साइड में मुड़ेगा? अरे ये दक्षिणी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध नहीं है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, जो इंडिपेंडेंट पार्टिकल है वो लेफ्ट साइड में मुड़ जाता है, यानी कि वो बाईं साइड में मुड़ जाता है। तो इसका लेफ्ट साइड ये है, इसका लेफ्ट साइड ये है, इसका लेफ्ट साइड ये है और इसका लेफ्ट साइड ये है। तो ये ऐसे गति कर रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये कर रहा है इस तरह गति। तो अब आप लोग मुझे ये बताइए ये कौन सी गति है, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? घड़ी ऐसे ही घूमती है ना, तो ये क्या हुई, क्लॉकवाइज साइक्लोन। हो गया क्लियर? आप लोग मुझे ये बताइए कि इसमें आप लोगों को क्या समझ में नहीं आया। होप करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे एंटी साइक्लोन के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे एंटी साइक्लोन के बारे में। इसको भी हम सेम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हम करेंगे उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड उसके बाद साउथ हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। तो अब हमने पढ़ा था कि जो एंटी साइक्लोन्स होते हैं उनके जो सेंटर है वहाँ पर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है और उसके आसपास क्या होता है, लो प्रेशर अगर होता है तभी जो एंटी साइक्लोन है वो क्रिएट होते हैं, यानी एंटी साइक्लोन बनते हैं, ठीक है। तो ये बताइए मुझे कि ये इस तरह जाएगा या इस तरफ जाएगा, यानी कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जाएंगी हवाएं या हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। हमने पढ़ा था, आप लोगों को बताना होगा, ठीक है। तो ये क्या जाएंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब मुझे ये बताओ कि ये सीधी जाएगी या बाईं तरफ मुड़ेगी या दाईं तरफ मुड़ेगी, बिकॉज ये दक्षिणी गोलार्ध नहीं है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है यानी कि उत्तरी गोलार्ध है। तो जो हवाएं हैं वो क्या मुड़ेगी, अपने राइट साइड में। तो हवाएं, इसका राइट ये है, इसका लेफ्ट ये है, तो ये हवा ऐसे मुड़ेगी, ठीक है। ये भी ऐसे गति नहीं करेगा, ये कैसे गति करेगा, ये इसका राइट साइड है, ये ऐसे मुड़ेगी, ये भी इसकी तरफ सीधा न जाकर ऐसे मुड़ेंगी और ये भी इसकी तरफ सीधा न जाकर ऐसे मुड़ेंगी। तो ये कैसी गति करेंगी, इस तरह। तो आप मुझे बताइए घड़ी इस तरह गति करती है या इसके विपरीत करती है? घड़ी इसी तरह गति करती है, तो ये क्या होगा, ये होगा क्लॉकवाइज एंटी साइक्लोन, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी साइक्लोन, ओके। अब हम बात करेंगे साउथ हेमिस्फीयर की। तो इसके सेंटर में क्या होगा, हाई प्रेशर, इसके आसपास क्या होगा, लो प्रेशर, तभी तो बनेगा ना एंटी साइक्लोन, वरना कैसे बनेगा। ये कंपलसरी है, ये इसकी क्या है, कंपलसरी शर्त है कि ऐसा होना चाहिए, तभी ये ऐसी परिस्थिति होनी चाहिए तभी एंटी साइक्लोन का निर्माण होगा, वरना एंटी साइक्लोन नहीं बनेगा। क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर यहाँ पर हाई प्रेशर हो ही ना तो कैसे बनेगा, तो नहीं बनेगा गाइज, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब ये क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा। अब मुझे बताओ कि ये राइट साइड मुड़ेगा या लेफ्ट साइड, एनी गेसेस गाइज? ये मुड़ेगा अपने बाईं तरफ, तो ये मुड़ेगा इस तरह, ये मुड़ेगा इस तरह, ये मुड़ेगा इस तरफ एंड ये मुड़ेगा इस तरफ। तो ये क्या होगा, इस तरह गति करेगा। अब मुझे ये बताओ ये क्लॉकवाइज गति कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज?
ये करा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज एंटी साइक्लोन। ओके, आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया, ये थे इफेक्ट परिभ्रमण गति के। अब हम बात करेंगे परिक्रमण गति, यानी कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है, उस गति के कारण हमारी पृथ्वी पर कौन कौन से इफेक्ट दिखाई देते हैं, कौन कौन से इफेक्ट पड़ते हैं। ठीक है, सो जो हमारी पृथ्वी है वो क्या करती है, वेस्ट टू ईस्ट सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर आप लोगों को साइक्लोन एंटी साइक्लोन का हिंदी में नाम नहीं पता है तो इट्स ओके, डोंट वरी, मुझे भी नहीं पता था। साइक्लोन को बोलते हैं चक्रवात एंड एंटी साइक्लोन को बोलते हैं प्रति चक्रवात। ठीक है, तो ये आप नाम नोट कर लीजिए साथ में, बिकॉज कुछ स्टूडेंट होते हैं जो इनिशियल प्रिपरेशन में अभी उन्होंने स्टार्ट ही किया है, तो डोंट वरी, आप लोगों को धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। तो अब हम बात करेंगे जो परिक्रमण गति है उसके क्या प्रभाव हैं, यानी कि सूर्य के चारों तरफ जो हमारी पृथ्वी घूम रही है उसके क्या प्रभाव है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो लीप ईयर बनते हैं उसके बारे में। अब क्या होता है, एक दिन जो एक साल है उसमें 365 डेज एंड 6 आवर होते हैं। ठीक है, अब क्या होंगे, 4 सालों में 365 दिन तो होंगे ही होंगे, प्लस 6 घंटे भी होंगे। तो हर 4 साल में, हर साल में 6 घंटे होते हैं, तो 4 ईयर में कितने हो जाएंगे, 24, यानी 24 आवर। 24 आवर से क्या बनता है, 1 डे, पूरा एक दिन बनता है। तो अगर पूरा एक दिन बनता है तो 4 साल के बाद में क्या आता है, 366 दिन हो जाते हैं पूरे, तो उसको क्या बोलते हैं हम, लीप वर्ष, यानी कि लीप ईयर। तो लीप ईयर बनते हैं। तो फर्स्ट जो इफेक्ट होगा हमारा परिक्रमण गति के कारण वो होगा लीप वर्ष का बनना। ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टूड? ओके, सो उसके बाद आता है ऋतु परिवर्तन। जो मौसम होता है, जो हमारी ऋतुएं होती हैं वो चेंज होती है, जैसे सर्दी आती है, गर्मी आती है, तो वो भी इसी के कारण होती है। तो ऋतु परिवर्तन भी इसके कारण होता है। ठीक है, तो ऋतु परिवर्तन इसके कारण होता है। इसके बारे में हम देखते हैं कि कैसे होता है। जैसे ये देखिए, इसमें स्पष्ट आपको दिख रहा होगा कि ऋतु परिवर्तन कैसे होती है। जैसे ये क्या है, पृथ्वी है, ये इसका अक्ष है, ये क्या है, भूमध्य रेखा है, और ये क्या है, मकर रेखा है, और उधर ऊपर क्या होती है, कर्क रेखा होती है। तो जो 22 दिसंबर होता है उस तारीख को जो सूर्य होता है वो मकर रेखा के एकदम सीध में होता है, यानी कि सूर्य का जो सारा प्रकाश है वो मकर रेखा पर पड़ता है। यहाँ पर होता है सूर्य का प्रकाश, जिस वजह से जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें क्या होती है, गर्मी, और जो उत्तरी गोलार्ध है, कर्क रेखा है, वहाँ पर सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पड़ता, जिसकी वजह से नॉर्थ में क्या होती है, सर्दी। तो इस वजह से क्या होता है, जहाँ पर गर्मी होगी वहाँ पर दिन बड़े होंगे, तो जो हमारा जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पर लंबे और बड़े दिन होते हैं, और जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पर क्या है, सर्दी, तो इस वजह से वहाँ पर क्या होंगी, लंबी रातें होंगी, और इसको क्या बोलते हैं, शीत अयनांत बोलते हैं। और 22 दिसंबर को ये शीत अयनांत होता है। उसके बाद यहाँ पर जो पृथ्वी है वो यहाँ पर आ जाती है। 21 मार्च को जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जिसके कारण वसंत विषुव होता है। उसके बाद पृथ्वी यहाँ आ जाती है। अब क्या है, सूर्य एकदम कर्क रेखा के ऊपर स्थित होता है, तो जो नॉर्थ है, जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पर होती है गर्मी, और जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पर होती है सर्दी। इसको बोलते हैं ग्रीष्म अयनांत। ये 21 जून को होता है, और इसमें क्या होता है कि जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पर गर्मी है तो वहाँ पर दिन क्या होंगे, लंबे, दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी है तो वहाँ पर रातें क्या होंगी, लंबी। उसके बाद पृथ्वी यहाँ आ जाती है, सूर्य एकदम उत्तरी गोलार्ध में होता है, तो उसमें क्या होता है, शरद विषुव, और वो होता है 23 सितंबर को। तो ये होता है ऋतु परिवर्तन, और ये किसके कारण होता है, ये पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को एक बेसिक नॉलेज के लिए मैं बता देती हूँ कि ये है हमारी पृथ्वी, एंड ये है इसकी भूमध्य रेखा। मैं आपको लिख देती हूँ, भूमध्य रेखा, ये है कर्क रेखा, ये है मकर रेखा, एंड ये है पूरा आर्कटिक वर्ग, और ये है अंटार्कटिक वर्ग या अंटार्कटिक रेखा। तो अब सूर्य क्या होता है, वो सिर्फ इन 3 ही जो रेखाएं होती हैं, सूर्य सिर्फ इन 3 रेखाओं पर ही एकदम मतलब 90 डिग्री के कोण पर इनका प्रकाश, सूर्य का प्रकाश इन रेखाओं पर आ सकता है। इनके अलावा ही आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त पर इनका प्रकाश 90 डिग्री के कोण पर नहीं आ सकता। दिस इज अ बेसिक नॉलेज जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। Thank you so much guys for watching this video and being here. If you are new on my channel, then don't forget to subscribe my YouTube channel. Please like, share and support me guys, because I need your help very much and this time. And जो भी queries है आप comment कीजिए. Thank you so much.